भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 से विद्रोही और राज। इसका 1.5 लोग अफवाहों पर में विश्वास क्यों कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा है 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि है उसमें सबसे पहले अफवाह आई थी दमदम शस्त्रागार से कि यहाँ पर जो भी कारतूस बनाए जा रहे हैं इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसके बाद एक और अफवाह आई थी कि अंग्रेज़ों ने आटा में गाय और सूअर की हड्डी का चूर्ण मिला रखा है। इस प्रकार की अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही थी और इन अफवाहों को समाप्त करने के लिए या इनके पक्ष में तर्क दिए जा रहे थे, विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे, अंग्रेज़ समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई इनको मानने को तैयार नहीं था। आज का हमारा शीर्षक है लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के पहले जो अफवाहें जारी हो रही थी जिससे विद्रोह की पृष्ठभूमि निर्मित होती जा रही थी, जो अफवाहें आ रही थी उनके कोई आधार नहीं था, फिर भी लोग उन पर विश्वास क्यों कर रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं लोग अफवाह पर विश्वास कब करते हैं जब पहले उस व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार की कुछ ऐसी ही उम्मीद की गई हो और उसने ऐसा किया हो। क्योंकि अंग्रेज़ हर बात इस प्रकार से गुमराह करने के लिए करते थे जिससे कहते कुछ और थे, होता कुछ और था। हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का प्रयास किया तो लोगों ने समझा कि ये भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा दे रहे। तो इन्हीं सब बातों से लोगों में उन पर भरोसा नहीं रहा और लोग अफवाहों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी। इतिहास में कोई अफवाह हो या कोई भविष्यवाणी हो उसको इस आधार पर हम नहीं समझ सकते कि वो वास्तव में सच है या झूठी। बात यह है कि अगर वो अफवाह थी और उस पर प्रतिक्रिया जो आती है उसको हम सच मानते हैं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। जो इन अफवाहों पर विश्वास करने वाले लोग थे, जैसे कि चर्बी वाले कारतूस की थी, आटा में हड्डी का चूर्ण मिलाने की अफवाह थी, वगैरह वगैरह, जो भी अफवाहें थीं, उनकी जो अफवाहों पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती हैं। मतलब जो लोग इन पर विश्वास कर रहे थे, इन अफवाहों पर और भविष्यवाणियों पर जो विश्वास कर रहे थे, उनकी आशंकाएं क्या थीं, उन्हें डर क्या था, इसलिए वो उस अफवाह पर विश्वास कर रहे थे, इसलिए वो भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे थे। आगे हम देखते हैं उनकी प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है, आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या मतलब जो लोग इन भविष्यवाणियों पर और इन अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे वो किस बात के लिए प्रतिबद्ध थे और उनको कौन कौन सी बातों का विश्वास था। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। कोई भी अफवाह तब फैलती है जब लोगों के दिमाग में कोई डर अंदर दफन हो और वो अंदर उनके भय या डर जो भी रहता है उस डर को उजागर करने के लिए अफवाह आती है। उसी से संबंधित कोई अफवाह उड़ा दी जाए तो वो अफवाह फैल जाती है, क्योंकि उसके अंदर जिस चीज़ का डर था उसकी अफवाह सामने आ जाती है तो वो व्यक्ति उस पर जल्दी से जल्दी भरोसा कर लेता है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक में अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए, मतलब 1857 में जो अफवाहें फैल रही थी और 1820 के दशक में 1857 की अफवाह और 1820 के दशक से इसकी तुलना की जाती है तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। आपको पता है लॉर्ड जनरल
विलियम बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक ने भारत में क्या क्या सुधार करने के लिए प्रयास किए थे। सबसे पहले उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया था। और इसी के अंतर्गत उन्होंने हमारे यहाँ सती प्रथा कानून को लागू किया था, सती प्रथा निषेध कानून लागू किया था 1829 में। और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने एक कानून बनाया था जिससे विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर सके। तो इन नीतियों को जब लॉर्ड विलियम बेंटिक समाज को सुधारने की नीतियां लेके आए थे तो उनकी नीतियों को भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिससे हमारे यहाँ अंग्रेजी पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों का प्रसार हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं यानी लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। उस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो स्कूल, कॉलेज खोले गए थे उनमें उदार कलाओं यानी लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था और पश्चिमी विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया जाता था। यूरोप में विज्ञान किस प्रकार काम कर रहा था इसके बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। हिंदू विधवा विवाह को कानूनी रूप देने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। शासकीय दुर्बलता, अंग्रेजों ने हमारे देश के शासकों पर आरोप लगाए थे कि वो शासन करने में दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, शासन करने में वो सक्षम नहीं है। ऐसे आरोप लगा करके कई राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। साथ ही साथ उन्होंने एक और दत्तक को अवैध घोषित करने जैसे बहानों से, दत्तक का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब संतान ना होने पर कोई व्यक्ति अन्य किसी के बेटे को या अन्य किसी की बेटी को अपना दत्तक यानी उत्तराधिकारी बना लेता है, तो ऐसे उत्तराधिकार को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने इस बात का सर्वेक्षण किया था कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास स्वयं की संतान नहीं है, और जब संतान नहीं होती थी तो वो किसी के पुत्र को गोदी ले लेते थे या दत्तक पुत्र बना लेते थे, जिससे उनके राज्य का उत्तराधिकारी वही बन जाता था। तो ऐसी अवस्था में इस बात के लिए उन्होंने क्या किया था, इसको अवैध घोषित कर दिया था। दत्तक पुत्र जो कानून था इसको क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। कोई भी राजा यदि किसी दत्तक को, किसी को उत्तराधिकारी के लिए गोद लेता है तो वो वैध नहीं माना जाएगा। तो दो नीतियों के कारण उन्होंने भारत के कई राज्यों को हड़प लिया था, लैप्स कर लिया था, जैसे दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित करके। ये दोनों बातों को घोषित करने के बाद उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए और उन्होंने ना केवल अवध का जो राज्य हड़पा था, वो उनका पहला जो कारण था शासकीय दुर्बलता, यानी आयोग घोषित कर दिया था अवध के शासक को कि आप शासन चलाने में अयोग्य हैं। कुशासन का आरोप लगा करके अवध के नवाब को अवध से ही बाहर निकाल दिया था। और दत्तकता का आरोप लगा करके झांसी और सतारा जैसे राज्यों को उन्होंने हड़प लिया था। बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में, इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारी रियासतों को भी कब्जे में लिया था। जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। यानी अंग्रेजों ने शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित करके केवल झांसी, अवध और सतारा को ही नहीं हड़पा था, बल्कि बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिनको अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया था। कौन कौन से आरोप लगाकर, शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित करते हुए। अब आगे वो क्या करते हैं, जब भी उनके अधीन कोई राज्य आ जाता था, कोई रियासत उनके राज्य में मिल जाती थी, तो फिर वहाँ पर वो क्या करते थे, अपने ढंग की शासन व्यवस्था लागू करते थे, अपने कानून, अपने हिसाब से भूमि विवादों का निपटारा करते थे और भू राजस्व की वसूली भी वो अपने हिसाब से किया करते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाहियों का गहरा असर हुआ था। उत्तर भारत के जो लोग थे उनको ऐसी कार्यवाहियों पर गहरा असर हुआ था, इसलिए उत्तर भारत के लोग अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे।
चूंकि उनके अंदर डर, हमने बताया था ना, अफवाह कब काम करती है? जब आपके अंदर कोई डर छिपा हो, बहुत दिनों से आपके अंदर भय या डर छिपा हो, तब वो अफवाह काम करती है, फिर अफवाह पर विश्वास होने लगता है। इसी प्रकार हमारे उत्तर भारत के लोगों ने देखा, अंग्रेजों ने कई प्रकार के राज्यों को हड़प लिया है, चाहे वो कुशासन का आरोप लगाया हो, या दुर्बल शासन तंत्र का आरोप लगाया हो, या फिर दत्तक पुत्र या दत्तकता को अवैध घोषित किया हो। इन सब कारणों से ही नहीं, बल्कि बहुत सारे राज्यों को उन्होंने, झांसी, अवध और सतारा को ही नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया था, और वहाँ अपने अनुसार कानून, भू राजस्व के निपटारे और विभिन्न प्रकार की भू राजस्व वसूलियाँ अपने हिसाब से वो करने लगे। इस कारण से उत्तर भारत के लोग उनसे भयभीत रहते थे, उन पर आशंका करते थे। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों, या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। तो लोग इस बात से चिंतित थे। लोगों को ये बात लगती थी कि अभी तक वो जिन चीज़ों की कद्र करते थे, अभी तक वो जिन चीज़ों को इज्जत देते थे, अपने हृदय से इज्जत देते थे, जिन चीज़ों के बारे में जिनको वो पवित्र मानते थे, पवित्र किनको मानते थे? बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे रजवाड़े थे, उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी, जिनको वो पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों, या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन और पराई लग रही थी। मतलब ये सारी चीज़ें जिनके प्रति हमारी श्रद्धा थी, उनको खत्म करके ऐसी व्यवस्थाएं आने लगी थी जो हमारे लिए पराई लग रही थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। उस समय ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, इसी सोच को बल मिल रहा था कि अंग्रेज लोग हमसे, हमारे लिए हृदयहीन हो रहे हैं, और जो भी नीतियाँ आ रही हैं वो पराई नीतियाँ आ रही हैं, और इसी सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती हैं। जब वातावरण अनिश्चित होता है तो अफवाहें भी रातों रात फैलने लगती हैं। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। अब हम चलेंगे अवध पर। अवध के बारे में हम बात करेंगे, इसको नज़दीकी से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अवध ही ऐसी चीज़ थी जो नज़दीकी। आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के विद्रोह का एक भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था, इसलिए आज हम अवध का अध्ययन करेंगे। और यहाँ टॉपिक भी शुरू हो जाता है, टू अवध में विद्रोह। अवध में विद्रोह, यहाँ सबसे पहले जो टॉपिक इसका आता है 2.1, और इसका मतलब है ये गिलास फल। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। एक गिलास फल को बोलेंगे हम चेरी। एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास फल जो था वो अवध था, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो लॉर्ड भारत में आया था, सबसे ज़्यादा साम्राज्यवादी नीति का पोषक हमारे देश में जो लॉर्ड आया था, जो जनरल आया था, गवर्नर आया था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। ये चाहता था कि भारत में अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार होता जाए। एन केन प्रकारेण सारी रियासतें
कंपनी के अधीन हो जाएं, कंपनी के कब्जे में आ जाएं। ऐसी सोच थी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की, जो 1848 से 1856 तक भारत में रहा था। एक दृष्टि से अगर ये कहा जाए 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि केवल और केवल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार की गई तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लॉर्ड डलहौजी ने देखा अवध के बारे में, तो अवध के बारे में उसका यही कथन था, ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। जैसे कोई चीज ऊपर हो, कोई फल हो, नीचे कोई खड़ा हो, तो वो कहता है कि ये फल तो जब टूटेगा तो सीधा हमारे मुंह में गिरेगा। और ऐसा ही हुआ था। अवध को वो की तरफ उसकी नजरें लगी हुई थी, अवध पर उसकी नीयत खराब हो चुकी थी और अवध को वो अपने कब्जे में लेने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था। और उसने घोषणा भी कर दी थी, क्या ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यानी 1851 में उसने ये कहा था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ये इसकी अवधि थी। और इसने 1851 में कहा था ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया था। यानी अवध को 5 साल बाद 1856 में अंग्रेजी यानी 1856 में इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया था। इसकी कहानी को हम बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, कैसे ये चेरी फल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या औपनिवेशिक शासन के मुंह में आकर के गिर गया, या सीधा सीधा कहो लॉर्ड डलहौजी के मुंह में आकर के गिरा। इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए थे, क्या क्या षड्यंत्र किए थे। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। कौन सी संधि थोपी गई थी? सहायक संधि। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि को लागू करने वाले लॉर्ड का नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इनकी थी सहायक संधि। थोड़ा सा यहां पहुंचने से पहले हम देखेंगे सहायक संधि क्या थी। तो अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दें। सहायक संधि जो भी राज्य स्वीकार कर लेता था उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन के पास चली जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेती थी और कह देती थी कि आप अपने यहाँ की सेना खत्म कर दो। जो भी राज्य या जो भी रियासत सहायक संधि स्वीकार कर लेता था वो अपनी सेना समाप्त कर देता था। उसके पास अब कोई सेना नहीं रहती थी, क्योंकि उस राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में या अंग्रेजी शासन के हाथ में चली जाती थी। अब क्या होता था? पहली शर्त तो यह हो गई कि उसे अपनी सेना समाप्त करनी होती थी। रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों को तैनाती की इजाज़त दे दी और रियासत में अब कौन सी? अंग्रेज की जो सेना थी उसकी टुकड़ियां अब आड़ के रहने लगी थी। चूंकि वेतन उनको देता था रियासत का राजा जो भी होता था,
अवध का जो नवाब रहा होगा, अवध का जो शासक रहा होगा, वो अंग्रेज की सैनिक टुकड़ी को वेतन देती थी। लेकिन टुकड़ी आदेश किसका मानती थी? ब्रिटिश शासक का, औपनिवेशवादी शासन का आदेश मानती थी, ना कि उस रियासत के शासक का। रियासत का शासक वेतन देता है और आदेश वो अंग्रेजों का मानते हैं। देखिए सहायक संधि की पहली शर्त। तो इस शर्त के अनुसार अवध रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे दी और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। यानी उनने ये भी कहा एक दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब होता है अधिकारियों का एक दल अवध के नवाब के दरबार में रहेगा और नवाब जो भी कार्य करेंगे वो उनकी सलाह से करेंगे। 10, 5 जितने भी लोग निश्चित किए जाते थे, उतने अधिकारियों का एक दल नवाब के दरबार में स्थायी रूप से रहने लगा। जब भी कोई कार्रवाई होती थी, जब भी कोई दरबार में निर्णय लिया जाता था, उस रेजिडेंट को उससे अवगत कराया जाता था या उसकी सलाह से होता था। तो रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद, चूंकि अवध के नवाब के पास अब कोई सैनिक ताकत नहीं बची थी, तो उससे वंचित हो जाने के बाद, सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। मतलब सैनिक ताकत तो समाप्त हो चुकी थी अवध के नवाब की। अब अवध के नवाब को क्या करना था? अपने देश में या अपने राज्य में कानून व्यवस्था लागू करनी थी। और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए अवध का नवाब दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकेदारों पर अब उसका कोई नियंत्रण नहीं था। मतलब उसके राज्य के कोई विद्रोही हो, विद्रोह कर रहे हो, तो उन पर नियंत्रण नहीं लगा सकता था, क्योंकि विद्रोह को कुचलने के लिए सेना की जरूरत होती थी और सेना अंग्रेजों की थी। तो विद्रोहियों पर उसका नियंत्रण नहीं था। ताल्लुकेदार, जो कि अपने राज्य को उसने कुछ ताल्लुकों में बांट रखा था, उन ताल्लुकों के जो मुखिया होते थे ताल्लुकेदार, अब उन पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा था, क्योंकि जो भी वो मनमानी करते थे उनको दबाने के लिए इसके पास कोई सैनिक शक्ति नहीं थी। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज जो भी अधिकारी आते थे उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी कि अवध पर हम अपना कब्जा जमा लें। उन्हें लगता था कि वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है। मतलब वो ये मानते थे अवध क्षेत्र की जो जमीन है वो नील की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इस बात को वो मानते थे और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। अंग्रेजों का यह भी मानना था कि यहाँ की जो अवध क्षेत्र की जो जमीन है वो कपास के लिए और नील की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक, चूंकि 1850 में भारत में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड डलहौजी था और जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। यानी अंग्रेज 1850 तक भारत के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। वो किन नीतियों के द्वारा रियासतों को हड़प रहे थे, किन नीतियों के द्वारा रियासतों पर कब्जा कर रहे थे, इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। मराठा भूमि दोआब, यानी मराठाओं की जो भूमि थी महाराष्ट्र में, उसको हड़प चुके थे। दोआब जो कि कर्नाटक, दोआब में, कर्नाटक में, पंजाब में और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में आ चुके थे, सब पर कब्जा कर चुके थे। मराठाओं की भूमि पर दोआब क्षेत्र जो कि भारत का उपजाऊ क्षेत्र है, कर्नाटक पर, कर्नाटक भारत के लिए बहुत अच्छी भूमि है, पंजाब पर और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। मतलब एक सदी पहले, 100 वर्ष पहले 1857 में बंगाल में पहली जीत हुई थी अंग्रेजों की। 1757 में हुई थी, 1857 में नहीं।
तो 1757 में 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया था। ये अंग्रेजों की पहली जीत थी 1757 की। और 1856 तक आते आते लगभग 100 वर्ष के समय में अंग्रेजों की अंतिम जीत अवध थी। यहाँ तक आते आते उनकी अवध का अधिग्रहण तक उनकी सारी जीतें मुकम्मल हो जाती हैं और इससे लगता है कि सारे भारत पर उनका धीरे धीरे कब्जा हो गया था। सहायक संधि, चूंकि 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि का मसौदा तैयार किया गया था और अवध के नवाब के द्वारा 1801 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। अवध पर सहायक संधि लाद दी गई थी, थोप दी गई थी। जो शासक सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था उसको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ता था। सबसे पहले अंग्रेज अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, अर्थात जो शासक सहायक संधि स्वीकार कर लेता था उस शासक के राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों की होती थी। दूसरी शर्त है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। जो भी शासक सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था उस शासक के भू क्षेत्र में अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी हमेशा तैनात रहेगी और इस टुकड़ी के रखरखाव की सारी जिम्मेवारी सहयोगी पक्ष की होगी, अर्थात जो शासक संधि स्वीकार करता था उसके यहाँ ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रहती थी। उस टुकड़ी का वेतन, उसके भत्ते, उसके जितने भी खर्चे होते थे, उनका रख रखाव, इनका उत्तरदायित्व तो उसी शासक का होता था, अर्थात अवध के नवाब का था। लेकिन वो सैनिक टुकड़ी आदेशों का अनुसरण अंग्रेजों का करती थी। चौथा है सहायक पक्ष, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक से संधि कर सकता था और ना ही उस पर आक्रमण। अंग्रेजों की अनुमति के बगैर जो शासक सहायक संधि स्वीकार करता था वो अंग्रेजों की अनुमति के बगैर किसी अन्य राज्य से ना तो मित्रता कर सकता था ना शत्रुता। ये इसकी शर्तें थी जो कि अवध के नवाब ने इनका पालन किया था और इसी कारण अवध का राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। यानी ये चेरी फल, ये गिलास फल हम मेरे मुंह में आकर ही रहेगा।